नमस्कार दोस्तों, आज एक नई स्टोरी के साथ मैं AK सिंह। दोस्तों, आने वाले कुछ टाइम में आपको ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिसके बारे में आप पहले से जानते होंगे, सुने होंगे, न्यूज़पेपर में देखा होगा, न्यूज़ चैनल में सुना होगा। उसमें से एक स्टोरी है तंदूर कांड। दोस्तों, ये देश का ऐसा पहला मर्डर केस था जिसमें मर्डर के बाद जो लाश को छुपाने की कोशिश की गई, किस तरह इंसान सोच सकता है, ये तंदूर कांड ने बताया। और इस कांड से जो लोग जानते होंगे, जो लोग सुने होंगे, उनसे आप पूछिएगा, लोगों की आज भी रूह कांप जाती है उस कांड के बारे में बताने में। दोस्तों, मैं स्टोरी पे आता हूँ। इस स्टोरी में 3 किरदार हैं। पहला सुशील शर्मा, दूसरा किरदार है आपका नैना साहनी जो सुशील शर्मा की बीवी है, और तीसरा मतलूब करीम जो सुशील शर्मा का दोस्त है। दोस्तों, तीनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे। तीनों एक ही पार्टी में थे। सुशील शर्मा यूथ पार्टी का प्रेसिडेंट था और उसी यूथ पार्टी में नैना साहनी भी कार्य करती थी और मतलूब करीम भी कार्य करता थे। मतलूब करीम और नैना साहनी एक ही कॉलेज में अपना पढ़ाई करते थे, वहीं से उनकी दोस्ती थी। उसके बाद वो यूथ पार्टी में आते हैं जहाँ उनकी मुलाकात सुशील शर्मा से होती है, और उसके बाद सुशील शर्मा और नैना साहनी में आपस में प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं। तीनों एक ही पार्टी में थे, लेकिन कुछ समय बाद सुशील शर्मा यूथ पार्टी का प्रेसिडेंट हो जाता है। पहले से दोस्ती थी नैना साहनी और मतलूब करीम में, ये बात सुशील शर्मा को पता थी। शादी के बाद सुशील शर्मा को शक होने लगा कि नैना साहनी और मतलूब करीम के बीच कुछ चक्कर है, लेकिन इस बात को बार बार मतलूब करीम गलत बोलता था कि ऐसा कुछ नहीं है, इनकार करता था। दोस्तों, जो सुशील शर्मा था उसका एक रेस्टोरेंट भी था नई दिल्ली में, बगिया रेस्टोरेंट। तो बात 2 जुलाई 1995 की है। 2 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा अपने जब घर पहुंचता है तो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसकी बीवी नैना साहनी किसी से फ़ोन पे बात कर रही है। तो जब नैना साहनी सुशील शर्मा को देखती है तो घबरा के फ़ोन काट देती है, रख देती है। तो सुशील शर्मा को कुछ शक होता है तो पूछता है किसका फ़ोन था। तो नैना साहनी उसकी बात को काटती है, बोलती है वो रॉन्ग नंबर था, और बोल के किचन में चली जाती है। तो लैंडलाइन पे बात कर रही थी वो। तो सुशील शर्मा आता है, फ़ोन उठाता है और उसमें जो रीडायल नंबर होता है, रीडायल, उस पर वो रीडायल कर देता है। तो उधर से जो शख्स फ़ोन उठाता है उसकी आवाज़ सुनता है तो मतलूब करीम की आवाज़ रहती है। तो सुशील शर्मा को गुस्सा बहुत आता है। वो जाता है नैना साहनी से, बोलता है कि तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला, तुम मतलूब करीम से बात कर रही थी। और ये फिर दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़ा होता है। तो नैना साहनी अपने बेडरूम में चली जाती है, फिर सुशील शर्मा भी पीछे पीछे जाता है उसके बेडरूम में। दोनों में काफ़ी झगड़े होते हैं। तो इस बीच में सुशील शर्मा अपनी रिवॉल्वर निकाल देता है, क्योंकि यूथ पार्टी का वो
प्रेसिडेंट था, तो उसके पास एक रिवॉल्वर भी थी, लाइसेंसी। वो रिवॉल्वर निकाल के वो एक एक करके 3 फायर करता है नैना साहनी के ऊपर। पहला फायर उसका मिस हो जाता है, वो दीवार पे लग जाता है। दूसरा फायर नैना साहनी के सर में लगता है और तीसरा नैना साहनी के गले में। जब ये तीनों फायर करता है, तुरंत नैना साहनी की डेथ हो जाती है। फिर इसको एहसास होता है कि ये इसने क्या कर दिया। वो घबरा जाता है। वो जल्दी से अलमारी में से एक सूटकेस निकालता है, नैना साहनी को उसमें सूटकेस में भरता है, रखता है। तो उस टाइम 8:30-9 बज रहे थे। फिर नीचे लेकर आता है, देखता है कोई है नहीं। फिर वो अपनी गाड़ी में रखता है, डिग्गी में उसे फिर उसको लेके निकल जाता है बॉडी को ठिकाने लगाने। 9 बज रहा था। इस बीच वो दिल्ली में आरटीओ पुल पे गाड़ी चढ़ाता है और देखता है जब भी मौका मिलेगा तो वो आरटीओ पुल से यमुना में वो बॉडी फेंक देगा। वो 3-4 राउंड 5 राउंड उस पुल के लगाता है, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता है कि वो बॉडी को फेंक सके। काफ़ी वेट करता है, काफ़ी इंतज़ार करता है कि कब खाली मिले कि वो बॉडी को फेंक सके। लेकिन हमेशा उस पर गाड़ियाँ चल रही थी, आ रही थी, जा रही थी, तो उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। और वो रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि वो पहली बात तो यूथ पार्टी का प्रेसिडेंट था। लोग उसे जानते थे, पहचानते थे। उसकी गाड़ी पे स्टिकर भी लगा था। अगर वो रोकता, किसी को शक हो जाता तो वो फंस सकता था। फिर उसने डिसाइड किया कि नहीं, वापस चलते हैं। तो वो वापस अपने रेस्टोरेंट में चला गया। गाड़ी पार्क की जहाँ वो पार्क करता था। उसके बाद उस रेस्टोरेंट में उसका बैठने का, रहने का एक अलग था, वो वहाँ पे गया। तो उस रेस्टोरेंट का मैनेजर, जिसका नाम था केशव, वो इसका बहुत ख़ास आदमी था, सुशील शर्मा का। वो उसको बुलाता है, बोलता है कि ऐसा करो कि रेस्टोरेंट बंद करो, और जितने भी लोग खाना खा रहे हैं, जो भी खाना खाने आने वाले आ रहे हैं, उनको बोल दो खाना ख़त्म हो गया है। तो केशव भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि क्या बात है। तो बोलता है कि सर, जो लोग खाना खा रहे हैं, तो बोलता है जो लोग खाना खा रहे हैं उनको खाने दो, बाकी लोगों को बोल दो खाना ख़त्म हो गया है और लाइट वाइट सब ऑफ कर दो, रेस्टोरेंट बंद करो। तो बोलता है ठीक है। जो लोग खाना खाते हैं उनके खाने का इंतज़ार होता है, वो लोग मतलब खा के चले जाते हैं, लाइट वाइट ऑफ हो जाती है। फिर केशव आता है सुशील शर्मा के पास। सुशील शर्मा बोलते हैं जितने भी यहाँ पे काम करने वाले हैं, सफाई करने वाले हैं, खाना बनाने वाले हैं, उनको घर भेज दो। केशव उन लोगों को घर भेज देता है। फिर सुशील शर्मा पूरी कहानी उसको, केशव को बताता है कि मेरे ही हाथों मेरी बीवी का खून हो गया है और उसकी लाश को ठिकाने लगाना है, ये सारा चीज़। तो वहीं पास में सारा चीज़ तो बंद हो गया रहता है, लाइट भी ऑफ हो गई रहती है। वहीं पास में तंदूर जो था वो जल रहा था। तो सुशील शर्मा बोलता है कि लाश को ठिकाने लगाना है और हम लोग इसी तंदूर में इसको जला देते हैं। पहले तो केशव बहुत घबराता है, लेकिन बहुत करीबी होने के कारण वो उसका साथ देता है, सुशील शर्मा का। फिर सुशील शर्मा और केशव मिलकर बॉडी को निकालते हैं, उस तंदूर में डालते हैं। लेकिन तंदूर का लौ तेज़ नहीं उतना होता है, तो बॉडी सही से जल नहीं पा रही थी। बॉडी जल नहीं पा रही थी, तो वहाँ पे लकड़ी रखी हुई थी कुछ, तो लकड़ी डाला जाता है उसमें, तब भी बॉडी नहीं जलती है। फिर वहीं पे
जो लोग सुशील शर्मा रैलियों में जाता था तो जो पोस्टर वोस्टर यूज होते थे तो वहाँ पे पड़े हुए थे, वो केशव से मंगाता है, उसको पूरा डाल देता है पोस्टर को, सारा चीज़, तब भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, आग उतनी तेज़ नहीं पकड़ती है। तो वहीं पे बगल में सुशील शर्मा देखता है कि बटर रखा हुआ है, तो वो बटर लेता है, उसमें डालने लगता है। जब वो बटर डालता है तो आग की जो लपट है वो तेज़ हो जाती है और आग बॉडी को पकड़ लेती है। तो सुशील शर्मा क्या करता है, जितने भी होटल में जितना भी बटर होता है वो सब उसमें तंदूर में डाल देता है। जब तंदूर में डाल देता है तो लपट जो आग की होती है वो काफ़ी ऊपर तक जाती है। तो रेस्टोरेंट की जो चारों तरफ से बाउंड्री होती है, आग की लपट उससे ऊपर तक जाने लगती है। तो वहीं फुटपाथ पे एक औरत सब्जी बेचती है, तो वो देखती है कि रेस्टोरेंट में आग लग गई, तो वो आग करके चिल्लाने लगती है। तो वहीं पे एक कांस्टेबल रहता है जिसकी ड्यूटी लगी होती है, तो वो पूछता क्या हुआ, तो वो बताती है देखिए वहाँ आग लग गया है और रेस्टोरेंट में, और वहाँ से देखिए लपट आ रहा है। तो वो कांस्टेबल दौड़ के आता है तुरंत उस होटल में, तो देखता है कि वहाँ पे 2 लोग खड़े हुए हैं, सुशील शर्मा और केशव। तो आके पूछता है कि भाई तुम लोग ऐसा क्या जला रहे हो जो उसकी लपट इतनी ऊपर तक जा रही है और अभी आग लग जाएगी अगल बगल में। तो बोलता है सर कुछ नहीं, ये पोस्टर वोस्टर कुछ पड़े हुए थे कबाड़ वबाड़, मैं उसी को जला रहा हूँ। तो पुलिस वाला बाहर से पूछताछ करता है, उसके बाद वो चला जाता है। फिर कुछ टाइम बाद पुलिस वाला देखता है कि आग की लपट धीरे धीरे बढ़ रही है, कम हो नहीं रही है, आखिर ऐसा क्या ये लोग जला रहे हैं। तो उसको कुछ शक होता है, तो फिर वो दोबारा लौट के आता है, फिर पूछता है यार तुम लोग ऐसा क्या जला रहे हो कि अभी तक आपका आग नहीं बुझा। तो फिर वो बात को टालने लगते हैं। फिर राहुल शर्मा से बातचीत करता है, तो उस समय राहुल शर्मा घबरा जाता है, तो उसको शक हो जाता है कांस्टेबल को। तो उन लोग को वो हटा के तंदूर के पास जाने लगता है। जब वो तंदूर के करीब जाता है तो उसे किसी मनुष्य का हाथ दिखता है। वो तुरंत बाहर आता है, मैसेज देता है कंट्रोल रूम को कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो वहाँ पे तुरंत टीम आ जाती है, पुलिस आ जाते हैं, सारे अधिकारी आ जाते हैं। जैसे वो लोग आते हैं तो राहुल शर्मा को ये लग जाता है कि अब वो बच नहीं सकता है। वो धीरे से वहाँ से निकल जाता है। आग को बुझाया जाता है, देखा जाता है तो उसमें एक बॉडी रहती है। जैसे बॉडी को देखते हैं तुरंत पुलिस केशव को गिरफ्तार कर लेती है। केशव से पूछताछ करती है, लेकिन वो कुछ बताता ही नहीं है, कौन है क्या चीज़ है, सारा चीज़ कुछ कबूल नहीं करता है। इधर सुशील शर्मा भाग गया रहता है। बॉडी काफ़ी जल चुकी थी, तो पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। 2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। बॉडी इतनी जल चुकी थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शिनाख्त तो नहीं हो पाती है, लेकिन इतना ही पता चल पाता है कि ये बॉडी एक औरत की है, लड़की की है। उससे ज़्यादा कामयाबी पुलिस को नहीं मिलती है और केशव भी कुछ बताता नहीं है। और इधर सुशील शर्मा फरार हो जाता है और वो फरार होके बेंगलोर पहुंच जाता है। तो 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, मीडिया में पूरी चर्चाएं होने लगती हैं, पेपर में पूरा निकलने लगता है। तो इसी दौरान जो मतलूब करीम रहता है वो पेपर पढ़ता है, तो देखता है कि बगिया रेस्टोरेंट में एक तंदूर में बॉडी जलाई गई थी, उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है और सारा चीज़ें सब। वो तुरंत जाता है पुलिस के पास, बॉडी को देखता है, तो बॉडी में एक अंगूठी को देख के वो
बोलता है कि सर ये लाश जो है नैना साहनी की है और इसको सुशील शर्मा ने मारा है। तो पहली बार पुलिस को ये पता चलता है कि इस जो बॉडी का है जो नाम है, पुलिस को इतना तो पता रहता है कि ये एक लड़की का बॉडी है, लेकिन ये नहीं पता रहता है किसका है क्या है। तो उस समय पुलिस को पता चलता है कि ये इसका नाम नैना साहनी है और इसकी शक के बिना पे वो केस दर्ज करती है कि इसका जो मर्डर है उसके पति सुशील शर्मा ने किया है। तो पुलिस सुशील शर्मा को ढूंढने में लग जाती है। तो सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसी से पुलिस को पता चलता है कि इस समय राहुल शर्मा जो बेंगलोर में है, वो बेंगलोर में जाके सुशील शर्मा को गिरफ्तार कर लेती है। उसको फिर दिल्ली लेकर आ जाता है। फिर सुशील शर्मा आते ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है, क्योंकि उससे पहले केशव भी टूट चुका था, उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया था। तो 1995 में ये केस फाइल होता है। फिर 1995 से ये केस चलता है 2003 तक, मतलब 8 साल। 8 साल ये केस चलता है आपका लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट आदेश देती है, निर्णय जो उसका आता है फांसी का आता है। सुशील शर्मा को फांसी और केशव को उसके जुर्म में साथ देने के लिए 7 साल की सज़ा। फिर सुशील शर्मा हाई कोर्ट में अपील करता है। हाई कोर्ट में सुशील शर्मा अपील करता है, फिर हाई कोर्ट में केस चलता है। हाई कोर्ट में 4 साल केस चलने के बाद हाई कोर्ट का जो निर्णय आता है वो जो लोअर कोर्ट का निर्णय रहता है वही रहता है कि सुशील शर्मा को फांसी की सज़ा। फिर सुशील शर्मा सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। तो सुशील शर्मा जब सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है तो 2013 में उसका फैसला आता है जो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को बदल देता है और उसकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। पहले सज़ा फांसी, दूसरे कोर्ट में सज़ा फांसी, तीसरे कोर्ट में उसको चेंज करके उम्र कैद। इस दौरान 20 साल बीत चुके हुए होते हैं सुशील शर्मा को तिहाड़ जेल में काटते काटते। तो 2013 में उसे उम्र कैद में बदल दिया जाता है। 2015 में सुशील शर्मा दिल्ली सरकार को पेरोल के लिए अर्जी देता है और उसमें बताता ये है कि मैंने उम्र कैद से ज़्यादा की सज़ा जेल में काट चुकी है। तो सरकार भी उसे पेरोल पे छोड़ देती है 2015 में। जेल मैनुअल के हिसाब से जो जेल में कैदी होते हैं उनको कुछ छुट्टियां भी मिलती हैं। तो सुशील शर्मा 20 साल तक जेल में था, तो 20 साल के हिसाब से उसकी जो छुट्टी बनती थी वो 4 साल की थी, यानी 24 साल। वो 24 साल जेल में काट चुका था। 2015 में उसे फिर आपका पेरोल में बाहर कर दिया जाता है। जो आज 2020 है, अभी भी सुशील शर्मा दिल्ली में ही है। लेकिन फिर उसके बाद एक
मैं मीडिया का इंटरव्यू देख रहा था, सुन रहा था, तो उसमें आज तक के वो क्राइम रिपोर्टर थे, तो उन्होंने बताया कि 2015 में सुशील शर्मा के छूटने के बाद मैंने बहुत प्रयास किया उनसे कांटेक्ट करने का, तो मुझे सफलता मिली। तो मैं सुशील शर्मा को फ़ोन किया कि सर मैं एक एक्स फाइल हम लोग शूट कर रहे हैं, उस पर तंदूर केस को लेके एक हम लोग शूट करने वाले हैं, तो सर हम आपको बुलाना चाह रहे हैं। तो उस रिपोर्टर ने बताया वो मेरी सुशील शर्मा से आखिरी बात थी। सुशील शर्मा ने बोला कि देखिए अब मेरी लाइफ काफ़ी बदल चुकी है, मैंने जो गलती किया है मुझे उसका पछतावा है। 20 साल पहले आप मुझे देखे होंगे, लेकिन 20 साल बाद अभी मुझे देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे। मैं दिल्ली में हूँ, किराए के मकान लेकर रहता हूँ, लेकिन मेरा नाम और मेरा हुलिया, मेरा चेहरा अब बदल चुका है। अगर फिर मैं आपके सामने आऊँगा तो लोग मुझे पहचान जाएंगे, फिर मुझे दिल्ली क्या दुनिया के किसी कोने में जगह नहीं मिलेगी। तो यही वो आखिरी बात रहती है, फिर उसके बाद वो नंबर भी ऑफ हो जाता है। तो ये स्टोरी तंदूर कांड की थी। दोस्तों इस स्टोरी के बारे में अगर आपको डीपली जानकारी चाहिए होगा तो एक चैनल है क्राइम तक, उसको आप सब्सक्राइब करिएगा। उसमें आपको ऐसी तमाम स्टोरी मिलेगी जो हर पॉइंट आपको उसमें बताया जाएगा कि उस समय किस पुलिस वाले ने सबसे पहले वहाँ पे गया, फिर कौन इस केस को हैंडल किया, जज कौन थे, कितने तारीख को ये फ़ैसला आया, कितना साल ये फ़ैसला चला। वो एक एक डेट, एक एक टाइमिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगी इस स्टोरी के बारे में। तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वहाँ से आप इस स्टोरी के बारे में और भी बेहतर जानकारी पा सकते हैं। और भी बहुत सारे वहाँ पे स्टोरियाँ हैं, मैं वहीं से आप देख के बताने की कोशिश करता हूँ आपको, जो भी सीख के आता हूँ। बाकी दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं जो आने वाले समय में जो भी और भी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा तो आपके पास पहुँचे वो स्टोरी। ओके, धन्यवाद।